हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ जयराम, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज धौलपुर। पिछले पार्ट में हमने आपको इम्यूनोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया, इसके टाइप्स के बारे में भी बताया था और विशेषकर हमने आपको इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में समझाया था। आज हम विशेष रूप से एक्वायर्ड इम्यूनिटी तथा ऑर्गन ऑफ इम्यून सिस्टम के बारे में बात करेंगे। पिछले पार्ट में हमने आपको बताया था कि इम्यूनिटी क्या है। ये क्या होती है कि शरीर की एक रेसिस्टेंस होती है और प्रतिरोध करने की क्षमता होती है अगेंस्ट पैथोजन के विरुद्ध प्रतिरोध करने की जो क्षमता होती है उसे हम इम्यूनिटी कहते हैं। इम्यूनिटी सिस्टम ये हमारे शरीर के अंतर्गत पाया जाता है, जो लिम्फॉइड ऑर्गन्स, टिश्यू और सेल से मिलके बना होता है और शरीर को रोगजनक या पैथोजेंस से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। इम्यूनोलॉजी के बारे में भी बताया था आपको कि इम्यूनोलॉजी क्या है। तो ये एक साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम इम्यून सिस्टम का अध्ययन करते हैं। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी के बारे में भी बताया था। इम्यूनिटी है ये दो प्रकार की होती है, इन्नेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट एंड एक्वायर्ड, इन्नेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट जो इम्यूनिटी होती है ये जन्मजात होती है, जन्म से ही उपस्थित होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो अर्जित होती है, इसे हम एडाप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं क्योंकि ये अनुकूलन के दौरान जीवों में उत्पन्न होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को फर्दर डिवाइड किया गया है एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है, जो शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र सक्रिय रह करके और एंटीबॉडी का निर्माण करता है, जबकि पैसिव इम्यूनिटी की यदि हम बात करते हैं तो इसमें अपना जो स्वयं का प्रतिरक्षा तंत्र है वो सक्रिय नहीं होता और ना ही वो एंटीबॉडी का निर्माण करता है, बाहर से बने बनाए प्रतिरक्षी शरीर में प्रवेश करा दिए जाते हैं। एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी को उन्हें दो भागों में बांटते हैं, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी को भी दो भागों में बांटते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में हम आपको पिछले पार्ट में बताया था, जिसमें हमने विभिन्न प्रकार के जो बैरियर्स वगैरह हैं वो बताए थे, जिसके अंतर्गत फिजिकल बैरियर है, फिजियोलॉजिकल बैरियर है, सेलुलर बैरियर है एंड इन्फ्लामेटरी बैरियर्स हैं। ये सभी बैरियर्स इन्नेट इम्यूनिटी के अंतर्गत आते हैं। इन्नेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक होती है और इन्वॉल्व होती है और ये क्या करती है कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस तैयार करती है, अर्थात शरीर से सुरक्षा के लिए प्रथम रक्षा पंक्ति तैयार करती है और ये जन्म से ही उपस्थित होती है। इसमें विभिन्न प्रकार के अवरोध सम्मिलित हैं। फर्स्ट है जैसे इसमें फिजिकल बैरियर है, इसके अंतर्गत स्किन आती है जो पैथोजेंस को या रोगजनकों को जीव शरीर में प्रवेश करने से रोकती है और ये जो स्किन है ये सबसे बड़ा हमारे शरीर का अंग भी माना जाता है, यह है सबसे बड़ा अंग होता है जो पैथोजेंस को शरीर में प्रवेश करने से रोकता है। इसके अलावा इसमें आते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन आती है, जैसे जठरांत्र पथ है, श्वसन पथ है या जनन मूत्र पथ है। इसको आश्रित करने वाली जो उपकला स्तर है और जो ये म्यूकस का जो स्तर है वो इसके अंतर्गत आता है। ये क्या करता है कि ये जो म्यूकस का स्तर होता है ये पैथोजेंस को अपने अंदर ट्रैप कर लेता है या फंसा लेता है और उन्हें नष्ट कर देता है। सेकंड आता है इसमें फिजियोलॉजिकल बैरियर, जिसके बारे में हम बता रहे थे आपको कि टेम्परेचर है, लो पीएच है, सेरोमन है, लाइसोजैम है, इंटरफेरॉन्स एंड बाइल। सेलुलर बैरियर्स में विभिन्न प्रकार के सेल्स सम्मिलित हैं, ये पैथोजेंस को या रोगजनक को लड़ करके और नष्ट कर देती हैं, जिसके अंतर्गत न्यूट्रोफिल्स हैं, मोनोसाइट हैं, नेचुरल कलर सेल या जिन्हें हम
एन के सेल के नाम से जानते हैं, काफ़ी चर्चित हैं, जो रोग जनकों को सीधे ही नष्ट कर देती हैं। इसके अलावा मैक्रोफेजेस कुछ कोशिकाएँ हैं, ये क्या करती हैं कि जब कभी भी क्या होता है कि जो मोनोसाइट कोशिकाएँ हैं ये ब्लड से निकल के और टिश्यू में पहुंचती हैं, तो ये अपने से लगभग 3 गुना बड़े आकार की हो जाती हैं, तब इन्हें हम मैक्रोफेज कोशिकाएँ कहते हैं। इन कोशिकाओं में एक खास ये होता है कि इनमें फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस पाई जाती है। फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस के द्वारा ये पैथोजेंस को एनगल्फ करते हैं या निगल जाते हैं और उसे नष्ट कर देते हैं। फोर्थ है इन्फ्लामेटरी बैरियर्स होता है। इसके अंतर्गत क्या होगा कि जब कभी भी क्या होगा, किसी भी जीव का कोई भी टिश्यू वगैरह डैमेज होता है या पैथोजेंस वगैरह आक्रमण करता है, तो इसके सीरम द्रव्य में जो प्रोटीन वगैरह जो प्रोटीन उपस्थित होती हैं, ये प्रोटीन एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी दर्शाती हैं और फेगोसाइटिस क्रिया को प्रेरित करती हैं। फलस्वरूप जो मैक्रोफेज कोशिकाएं होती हैं वहाँ आकर पैथोजेंस को नष्ट कर देती हैं। नाउ जो आज का टॉपिक है, मेन टॉपिक है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी या अर्जित इम्यूनिटी, या इसे हम एडाप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं, जो अनुकूलनों के दौरान जीवों में विकसित हुई है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी या अर्जित प्रतिरक्षा, ये मेमोरी बेस्ड होती है। ये जो प्रतिरक्षा होती है वो मेमोरी बेस्ड होती है और विशेषकर इस प्रकार की प्रतिरक्षा के लिए लिम्फोसाइट कोशिकाएं जिम्मेदार होती हैं। इसमें क्या होता है कि जब भी कोई पैथोजन जीव शरीर पर आक्रमण करता है तो प्रथम जो अनुक्रिया होती है वो तो निम्न तीव्रता की अनुक्रिया होती है। इस दौरान ही शरीर में मेमोरी सेल्स बन जाती हैं या जिन्हें हम याददाश्त कोशिकाएं कहते हैं वो बन जाती हैं, और यदि वही रोगजनक पुनः शरीर में प्रवेश करता है, यदि वही रोगजनक शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो शरीर में पहले से ही उपस्थित मेमोरी कोशिकाएं उन्हें तुरंत पहचान करके और सेकेंडरी रेस्पॉन्स दर्शाती हैं या द्वितीयक अनुक्रिया दर्शाती हैं, जो प्राथमिक अनुक्रिया की तुलना में काफ़ी तीव्र होती है। करेक्टरिस्टिक्स और इसके हम गुण देख लेते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो कि लिम्फोसाइट कोशिकाएं दर्शाती हैं, और लिम्फोसाइट जो कोशिकाएं होती हैं उनमें कुछ विशेष गुण होते हैं। ये सभी जो गुण हैं ये लिम्फोसाइट कोशिकाएं ही दर्शाती हैं। जैसे फर्स्ट हम बात करते हैं एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी, अर्थात एंटीजेनिक विशिष्टता दर्शाती हैं। सेकंड है ये डाइवर्सिटी दर्शाती हैं। थर्ड है डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, एंड फोर्थ है इम्यूनोलॉजिक मेमोरी। ये सभी गुण में लिम्फोसाइट कोशिकाएं दर्शाती हैं और लिम्फोसाइट कोशिकाएं ही एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए जिम्मेदार होती हैं। नाउ फर्स्ट हम बात करते हैं एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी की और विशिष्टता की। तो लिम्फोसाइट कोशिकाओं में ये क्षमता होती है कि वो एंटीजन के मध्य विभेद करने की क्षमता होती है। जो विभिन्न प्रकार के जो एंटीजन हैं उनको आसानी से वो विभेद कर लेती हैं, अर्थात उन्हें अलग अलग वो पहचान लेती हैं। ये गुण इनके अंदर पाया जाता है। सेकंड है डाइवर्सिटी। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंतर्गत क्या होता है कि ये विभिन्न प्रकार के एंटीजन्स को, वास्ट वैरायटी ऑफ फॉरेन मॉलिक्यूल्स, या हम कहेंगे फॉरेन मॉलिक्यूल्स जो एंटीजन हैं उन्हें इनमें भी रिकॉग्नाइज करने की क्षमता होती है, पहचानने की क्षमता होती है। फर्स्ट में हमने बात किया था विशिष्टता। विशिष्टता में एंटीजन के मध्य डिफरेंट करने की क्षमता होती है और एंटीजन को, विभिन्न प्रकार के जो एंटीजन हैं उन्हें डिफरेंटिएट कर सकती हैं। सेकंड हम बात कर रहे हैं डाइवर्सिटी, जिसमें कि ये विभिन्न प्रकार के जो पैथोजेंस हैं और फॉरेन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। थर्ड आता है डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। लिम्फोसाइट कोशिकाओं में ये क्षमता होती है कि वो सेल्फ और नॉन सेल्फ जो सेल्स हैं उनको पहचान सकती हैं, अर्थात इन्हें अपने और पराये का ज्ञान होता है।
ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये कभी भी अपने शरीर में उपस्थित एंटीजन के विरुद्ध दर्शाई नहीं जाती। ये केवल जो फॉरेन मॉलिक्यूल्स हैं, जो बाहरी मॉलिक्यूल्स हैं, जो बाहर से जो भी रोगजनक शरीर में प्रवेश करते हैं उन्हीं के विरुद्ध अपनाई जाती है। कभी भी अपने शरीर में उपस्थित एंटीजन के विरुद्ध कोई क्रिया नहीं होती। अर्थात एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंतर्गत ये क्षमता होती है कि वो सेल्फ अर्थात स्वयं और पराये को पहचान सके, अर्थात अपने और पराये को पहचान सकती है। तो कभी कभी यह आता है कि भाई जो लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं ये बाहरी एंटीजन के विरुद्ध ही एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती हैं। अपने शरीर में उपस्थित बहुत सारे एंटीजन हैं उनके विरुद्ध एंटीबॉडी का निर्माण क्यों नहीं करती। तो हम आपको यहाँ बता देते हैं कि जो लिम्फोसाइट कोशिकाएं हैं उनमें अपने और पराये में विभेद करने की ये विशेष गुण होता है। इसी कारण ये अपने शरीर में उपस्थित जो एंटीजन होते हैं उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, जबकि बाहर से कोई भी फॉरेन मॉलिक्यूल्स, एनी सब्सटेंस और एनी मटेरियल्स और एनी पैथोजेंस और टॉक्सॉइड सब्सटेंस अर्थात विषाक्त पदार्थ पैथोजेंस द्वारा जो स्त्रावित होता है यदि शरीर में प्रवेश करता है तो उसके विरुद्ध ही एंटीबॉडी का निर्माण होगा। एंड फोर्थ और जो लास्ट है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इनमें मेमोरी या इम्यूनोलॉजिक मेमोरी पाई जाती है। अर्थात जैसे ही कोई रोगजनक शरीर में प्रवेश करता है तो उसके विरुद्ध फर्स्ट रेस्पॉन्स होगा और जैसे हम प्राइमरी रेस्पॉन्स के नाम से जानते हैं, जो कि काफ़ी जो धीमा होता है। लेकिन इसी दौरान इनमें इसके अंतर्गत मेमोरी सेल्स विकसित हो जाती हैं। ये मेमोरी सेल्स जो प्राइमरी रेस्पॉन्स है, अर्थात जो प्राइमरी रेस्पॉन्स को हम इस तरह कह सकते हैं कि एंटीजन शरीर में प्रवेश किया उसके विरुद्ध एंटीबॉडी बने। तो एंटीजन एंटीबॉडी के मध्य जो इंटरेक्शन हुआ है इस इंटरेक्शन को हम एज एक युद्ध कह सकते हैं कि इन दोनों के मध्य जो युद्ध हुआ है उसकी ये मेमोरी सेल याददाश्त बनाए रखते हैं। और इन फ्यूचर में यदि वही आक्रमणकारी अर्थात पैथोजन शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो इन्हें ये जो पहले से उपस्थित मेमोरी सेल अधिक संख्या में इफेक्टर सेल बना के और नष्ट कर देती हैं, जो कि जिसे हम सेकेंडरी रेस्पॉन्स के नाम से जानते हैं और जो काफ़ी तीव्र होता है। देन हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो एक्वायर्ड जो इम्यूनिटी होती है ये दो प्रकार की होती है। फर्स्ट है एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होगी? एक स्लो प्रोसेस होती है और प्रभावी अनुक्रिया प्रदर्शित करने में समय लेती है। मतलब तुरंत प्रभावी अनुक्रिया प्रदर्शित नहीं करती, ये प्रभावी अनुक्रिया प्रदर्शित करने में टाइम लेती है। इस इम्यूनिटी के दौरान शरीर के अंतर्गत ही एंटीबॉडी का निर्माण होता है, अर्थात हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है, काफ़ी अधिक सक्रिय हो जाता है और सक्रिय होकर के एंटीबॉडी निर्माण करता है। इसीलिए इस इम्यूनिटी को एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं, क्योंकि इसमें हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र एक्टिवेट रह के और एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है, अर्थात हमारे जो शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट रहता है। इस प्रकार की जो प्रतिरक्षा होती है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है, अर्थात लंबे समय तक जारी रहती है और यह लंबे समय तक जो रिलीफ है वो प्रोवाइड कराती है। तो हम बात कर रहे थे कि ये क्या है कि एक स्लो प्रोसेस है और इफ़ेक्टिव रेस्पॉन्स में, और जो इफ़ेक्टिव जो रेस्पॉन्स है उसमें टाइम लेती है। इसके अंतर्गत जो खुद की स्वयं की बॉडी है वो एंटीबॉडी का निर्माण करती है, लॉन्ग लास्टिंग होती है अर्थात लंबे समय तक यह स्थायी रहती है और प्रोवाइड रिलीफ आफ्टर लॉन्ग पीरियड, और लंबे समय के लिए ये क्या करती है कि रिलीफ प्रदान करती है या प्रतिरक्षा प्रदान करती है। ये जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है, यह एक्टिव इम्यूनिटी भी दो प्रकार की होती है। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी
एंड आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। नेचुरल इम्यूनिटी के अंतर्गत आता है जैसे चेचक है, जैसे हम स्मॉल पॉक्स के नाम से जानते हैं, या मिजल्स है, मम्स है, इनके विरुद्ध जो प्रतिरक्षा होती है उसे हम नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। चूँकि इस प्रकार के रोगों में क्या होता है, बाहर से हमने कुछ नहीं दिया, जनरली ऐसा होता है कि किसी भी व्यक्ति को जब कभी चेचक होता है तो उस समय बाद वो स्वतः ही ठीक हो जाता है। अर्थात ये एक प्रकार की क्या है, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी है। एक्टिव इसलिए है कि शरीर का स्वयं का प्रतिरक्षा तंत्र ही यहाँ पे एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है, और नेचुरल इसलिए है कि शरीर में स्वयं के अंदर ही इस प्रकार की क्षमता विकसित होती है, या रेसिस्टेंट या प्रतिरोध करने की क्षमता विकसित होती है। सेकंड है इसके अंतर्गत है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल या जिसे हम कृत्रिम के नाम से जानते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं जैसे वैक्सीनेशन की जो भी प्रोसेस है, व्यापक रूप से जो हम वैक्सीनेशन का प्रोसेस करते हैं, जैसे BCG का टीका लगाया, जिसको ट्यूबरक्लोसिस वगैरह हो जाता है तो उसके विरुद्ध हम BCG का टीका लगाते हैं, या MMR वैक्सीन है, 7 पोलियो वैक्सीन है, या साल्क पोलियो वैक्सीन है। जो वैक्सीनेशन का जो व्यापक जो क्रम चलाया जाता है उससे आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप्ड होती है। वैक्सीनेशन की प्रोसेस के अंतर्गत क्या होता है कि शरीर के अंदर अति सूक्ष्म मात्रा में मृत रोगाणु या जीवित एटेन्यूटेड हीट किल्डेड जीवाणुओं की अति सूक्ष्म मात्रा को प्रवेश कराया जाता है, जिसे हम वैक्सीन के नाम से जानते हैं। और वैक्सीन की जो प्रोसेस होती है, वैक्सीन लगाने की जो प्रोसेस होती है, इसी को हम वैक्सीनेशन के नाम से जानते हैं। तो ये जो वैक्सीनेशन की प्रोसेस है, इसमें क्या किया जाता है, हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसको ट्रिगर्ड किया जाता है, उसे इंड्यूस्ड किया जाता है कि वो है एक्टिवेट हो और एंटीबॉडी का निर्माण करे, जिससे कि जो भी रोग हैं उनके विरुद्ध प्रतिरक्षा विकसित हो सके। तो एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में हम बता रहे थे आपको कि इसमें ये 2 प्रकार की होती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल के अंतर्गत तो स्वयं ही प्रतिरक्षा विकसित हो रही है, जैसे किसी को एक बार चेचक हो गया और धीरे धीरे उसने प्रतिरक्षा उसके विरुद्ध अर्जित कर ली तो उसके बाद पुनः चेचक उसे नहीं होता। आर्टिफिशियल इम्यूनिटी में हम बता रहे थे आपको, जो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी है कि जिसमें कि वैक्सीनेशन की प्रोसेस आती है, इसमें क्या किया जाता है, जैसे शिशुओं को व्यापक रूप से टीकाकरण किया जाता है तो उन्हें टीके के रूप में कुछ डोजेस दी जाती हैं। ये डोज क्या करती हैं कि इसमें जो पदार्थ होता है, जैसे हीट किल्ड बैक्टीरिया है या वायरस है या लाइव एटेन्यूटेड है, तो इनको अति सूक्ष्म मात्रा जब शरीर में प्रवेश कराई जाती है तो वो एज ये एंटीजन के रूप में तो पहचाने जाते हैं, बट उनमें रोग उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है, जिससे वो शरीर में रोग उत्पन्न नहीं कर सकते, लेकिन एज ये एंटीजन वो शरीर में पहचाने जाएंगे, अर्थात उनमें एंटीजेनिसिटी का गुण पाया जाता है। और जब ये शरीर में प्रवेश करते हैं तो कुछ मात्रा में क्या होगा, एंटीबॉडी बनती हैं जो इन्हें नष्ट कर देती हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसमें मेमोरी सेल्स भी डेवलप हो जाती हैं। इन फ्यूचर यदि यही बैक्टीरिया, जैसे ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया, यदि किसी व्यक्ति को BCG का टीका लगा दिया गया और उसके बाद ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया शरीर पर आक्रमण करता है तो शरीर में पहले से ही उपस्थित जो मेमोरी सेल्स होती हैं वो अधिक मात्रा में एंटीबॉडी निर्माण करके और उन्हें नष्ट कर देती हैं। सेकंड हम बात करते हैं पैसिव इम्यूनिटी कि पैसिव इम्यूनिटी आखिर क्या है। तो ये पैसिव जो इम्यूनिटी होती है, क्विक प्रोसेस है, ये तुरंत प्रभावी अनुक्रिया प्रदर्शित करती है, सो इफेक्टिव रेस्पॉन्स इमीडिएट, और ये क्या करती है, तुरंत प्रभावशाली अनुक्रिया प्रदर्शित करती है, नॉट लॉन्ग लास्टिंग, और ये लंबे समय तक नहीं होती है, होस्ट बॉडी नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडी, और इसके अंतर्गत क्या करता है कि जो जीव का जो शरीर है या किसी भी पर्सन का जो शरीर है वो एंटीबॉडी का निर्माण नहीं करता है। तो इसको ईजी वे में हम समझते हैं कि इस प्रकार की प्रतिरक्षा जिसमें
बने बनाए प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी शरीर में प्रवेश कराए जाते हैं। हमारा स्वयं का शरीर या किसी भी होस्ट का स्वयं का शरीर एंटीबॉडी निर्माण नहीं करता है, इसे हम पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। पैसिव इसलिए कहते हैं कि इसमें अपने स्वयं का शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट नहीं होता है, अर्थात वो निष्क्रिय रूप से पड़ा रहता है। बाहर से ही बने बनाए प्रतिरक्षी शरीर को प्रवेश करा दिए जाते हैं। तो ये क्या होती है कि क्विक प्रोसेस है, तुरंत प्रभावशाली अनुक्रिया प्रदर्शित करती है और यह कुछ समय के लिए होती है, यह लंबे समय तक प्रतिरक्षा प्रदान नहीं करती। अर्थात पहली बात तो यह है कि इसमें हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र और जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट नहीं होता है। बाहर से बने बनाए प्रतिरक्षी शरीर में प्रवेश करा दिए जाते हैं और ये तुरंत प्रभावशाली अनुक्रिया प्रदर्शित करेगा, लेकिन लंबे समय तक प्रतिरक्षा शरीर को प्रदान नहीं करती है। ये जो पैसिव इम्यूनिटी होती है ये भी दो प्रकार की होती है, जो एक तो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी एंड सेकंड है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। ये हम बात कर रहे थे पैसिव इम्यूनिटी की, नेचुरल है और एक है आर्टिफिशियल। नेचुरल इम्यूनिटी के अंतर्गत आता है जैसे कोई भी शिशु, नवजात शिशु है, उसको कोलोस्ट्रम दिया जाता है। कोलोस्ट्रम जिसे हम नवदुग्ध के नाम से जानते हैं, कोलोस्ट्रम है। या प्लेसेंटा द्वारा जो फीटस है, जिसे हम गर्भ कहते हैं, उसको IgG एंटीबॉडी माता से प्राप्त होते हैं। ये जो प्रतिरक्षा है ये नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी कहलाती है। पहली बात, इसमें हमने आपको बताया था कि पैसिव इम्यूनिटी में जीव का स्वयं का शरीर इनएक्टिवेट रहता है, अर्थात उसके जीव का स्वयं का जो इम्यून सिस्टम है वो इनएक्टिवेट रहेगा। अब आप ये देखो कि जो फीटस की जब हम बात करते हैं, फीटस की, तो फीटस का स्वयं का जो गर्भ में जो शिशु पल रहा है, जो गर्भ में जो फीटस है या जिसे हम गर्भ कहते हैं, तो गर्भ है उसका स्वयं का इम्यून सिस्टम यहाँ पे निष्क्रिय है। बाहर से बने बनाए प्रतिरक्षी अर्थात माता से जो बने बनाए प्रतिरक्षी हैं, ये प्रतिरक्षी प्लेसेंटा के द्वारा, यहाँ मदर है, मदर से IgG, ये जो प्रतिरक्षी हैं मदर से IgG प्रतिरक्षी, ये फीटस को पहुंचते हैं। तो इस प्रकार की जो प्रतिरक्षा है ये कहलाती है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, क्योंकि इसमें फीटस का इम्यून सिस्टम सक्रिय नहीं है। बाहर से बने बनाए प्रतिरक्षी अर्थात जो मदर से बने बनाए प्रतिरक्षी हैं, जैसे IgG कहते हैं हम, ये फीटस तक पहुंचते हैं और उसे सुरक्षा प्रदान करते हैं। एंटीबॉडियों के मनुष्य में 5 ग्रुप हैं, जिनमें से एक है IgG, जो कि सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, 75 से 80% पाया जाता है, और इसी में यह क्षमता होती है कि यह प्लेसेंटा को पार कर सकता है, अर्थात प्लेसेंटा के अक्रॉस जा सकता है। सेकंड आता है इसी के अंतर्गत जैसे नवदुग्ध। तो जो माँ का जो नवदुग्ध होता है, इस नवदुग्ध में IgA एंटीबॉडी पाए जाते हैं। यह एंटीबॉडी शिशु की सुरक्षा का काम करते हैं या प्रतिरक्षा का काम करते हैं और शिशु में इम्यूनिटी विकसित करते हैं या शिशु की प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। शिशु का जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो कोई एंटीबॉडी निर्माण नहीं करता। सेकंड आता है इसके अंतर्गत आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। तो हम पैसिव के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो यही कहते हैं कि भाई इसमें शरीर का स्वयं का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं होता है, प्रतिरक्षी निर्माण नहीं करता है, और यह है आर्टिफिशियल। तो इसमें क्या होगा, जैसे
ATS का इंजेक्शन लगाना या ADS का इंजेक्शन लगाना, ये इस प्रकार की प्रतिरक्षा है जिसके अंतर्गत बने बनाए प्रतिरक्षी जीव शरीर को प्रवेश करा दिए जाते हैं। जैसे किसी को टेटनस हो गया तो टेटनस का बाद में इलाज नहीं होता है, इसलिए क्या किया जाता है कि उसे तुरंत एंटी टेटनस सीरम लगाया जाता है, जिसे हम ATS के नाम से जानते हैं, एंटी टेटनस सीरम। इसमें क्या होता है एंटी टेटनस सीरम में कि बने बनाए प्रतिरक्षी होते हैं, इसमें एंटीबॉडी होते हैं जिन्हें मनुष्य के शरीर में डायरेक्ट प्रवेश करा दिया जाता है और ये बने बनाए प्रतिरक्षी तुरंत उस रोगजनक को नष्ट कर देते हैं। ऐसे ही एक है ADS, एंटी डिप्थीरिया सीरम, ये डिप्थीरिया के विरुद्ध दिया जाता है। या एंटी वीनम इंजेक्शन लगाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि किसी को जब कभी सांप वगैरह खा जाता है, सांप खा जाता है, तो स्नेक बाइट के बाद उसे एंटी वीनम इंजेक्शन लगाया जाता है और उस एंटी वीनम इंजेक्शन में बने बनाए प्रतिरक्षी होते हैं। अर्थात इसमें क्या होता है कि ये कुछ विशेष परिस्थितियों में दिया जाता है। जनरली ऐसा होता है कि जैसे सांप का, यदि किसी व्यक्ति को सांप ने काट लिया है तो काटने के दौरान क्या होगा कि उसको तुरंत ही उस जहर का प्रभाव होगा और ऐसा हो सकता है कि वो घंटे, आधे घंटे में या 2-4 घंटे में वो डेड हो जाए, जब तक कि उसका स्वयं का जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो। तो उस व्यक्ति को बचाने के लिए उसे तुरंत निष्पादित प्रतिरक्षाएँ दी जाती हैं, अर्थात बने बनाए प्रतिरक्षी बाहर से दिए जाते हैं जिससे कि वो तुरंत प्रभावशाली अनुक्रिया प्रदर्शित कर सके और जो एंटीजन शरीर में प्रवेश किए गए हैं, अर्थात जो विष है, जो टॉक्साइड पदार्थ शरीर में प्रवेश किया गया है, उसको वो तुरंत नष्ट कर सके। now हम बात करते हैं ह्यूमरल एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की। इम्यूनिटी होती है, ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, इसको हम दो भागों में भी और बांट सकते हैं कि एक तो ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है और सेकंड है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। फर्स्ट हम बात करते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी और AMI, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी तो जो ह्यूमरल इम्यूनिटी है ये विशेष प्रकार की इम्यूनिटी है। इस प्रकार की इम्यूनिटी के लिए बी जो लिम्फोसाइट कोशिकाएं हैं वो जिम्मेदार होती हैं। बी लिम्फो, जो बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं वो जिम्मेदार होती हैं। जब कभी भी क्या होता है कि जीव शरीर में एंटीजन प्रवेश करता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि जैसे ही एंटीजन प्रवेश किया तो बी लिम्फोसाइट्स से रिएक्ट करती हैं। एंटीजन बी लिम्फोसाइट से रिएक्ट करेगा। इसके फलस्वरूप क्या होगा कि जो बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं ये इफेक्टर सेल एंड मेमोरी सेल में विभेदित हो जाती हैं, अर्थात डिफरेंटिएट हो जाती हैं। इफेक्टर सेल ये जो प्लाज्मा सेल हैं इन्हीं को हम इफेक्टर सेल के नाम से जानते हैं। तो एक तो यहाँ पे क्या बनेगी बी इफेक्टर सेल, जैसे प्लाज्मा सेल बन गई, और सेकंड यहाँ पे बनती हैं मेमोरी सेल्स। तो ये जो बी इफेक्टर सेल्स हैं या जिन्हें हम बी प्रभावी कोशिकाएं कहते हैं या प्लाज्मा सेल्स हैं, ये क्या करती हैं कि एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती हैं और ये एंटीबॉडी क्या करते हैं कि एंटीजन से रिएक्ट करता है और उन्हें नष्ट कर देती हैं। ये कहलाएगा प्राइमरी रेस्पॉन्स। प्राइमरी रेस्पॉन्स या प्राथमिक प्रतिरक्षा, प्राथमिक अनुक्रिया। मतलब जैसे ही किसी व्यक्ति के शरीर में एंटीजन प्रवेश करता है, तो यहाँ पे यह एंटीजन प्रवेश किया है
तो सर्वप्रथम ये क्या करेगा कि जो बी लिम्फोसाइट होती हैं इससे जुड़ जाती हैं। बी लिम्फोसाइट जैसे जुड़ जाती हैं तो इसके बाद ये एंटीजन को पहचान करके, बी लिम्फोसाइट में क्षमता होती है कि वो एंटीजन को पहचान सकती हैं, और इसके बाद ये क्या करती हैं, ये बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं स्वयं डिवाइडेड होती हैं, विभाजित होती हैं, डिफरेंटिएट होती हैं बी प्रभावी कोशिकाओं में या बी इफेक्टर सेल में। ये क्या करेंगे, बी इफेक्टर सेल में विभाजित होंगी और बी मेमोरी सेल में विभाजित हो जाती हैं। बी इफेक्टर सेल एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेंगी और ये एंटीबॉडी एंटीजन को नष्ट कर देते हैं और ये रेस्पॉन्स कहलाता है प्राइमरी रेस्पॉन्स। अब जब कभी भी वही एंटीजन जीव के शरीर में प्रवेश करता है, जीव के शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर में पहले से ही उपस्थित जो मेमोरी सेल्स होती हैं उसको आइडेंटिफाइड कर लेती हैं तुरंत, और उसके बाद क्या करती हैं, ये फर्दर डिफरेंटिएट होती हैं, बहुत तेज़ी से डिफरेंटिएट होती हैं, और ये कोशिकाएं क्या करती हैं, बहुत अधिक संख्या में प्लाज्मा सेल्स वगैरह का फॉर्मेशन करती हैं जो एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं और वो एंटीजन को तुरंत नष्ट कर देते हैं, और ये कहलाता है सेकेंडरी रेस्पॉन्स। सेकेंडरी रेस्पॉन्स या जिसे कहते हैं हम द्वितीयक प्रतिक्रिया, जो कि काफ़ी तीव्र होती है ना। सेकंड हम बात करते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी या जिसे हम शॉर्ट में CMI के नाम से जानते हैं, ये एक विशेष प्रकार की इम्यूनिटी है। इस प्रकार की इम्यूनिटी के लिए टी लिम्फोसाइट जिम्मेदार होती हैं। टी लिम्फो, ये जो टी लिम्फोसाइट हैं ये विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए जिम्मेदार होती हैं। जब भी कोई एंटीजन शरीर में प्रवेश करता है तो टी लिम्फोसाइट एक्टिवेट होती हैं और ये एंटीजन से क्रिया करती हैं। जब ये एंटीजन से क्रिया करती हैं तो ये क्या करती हैं, जो टी लिम्फोसाइट हैं ये एक्टिवेट होंगी ये कोशिकाएं एंड सीक्रेट लिम्फोकाइंस, और ये लिम्फोकाइन का सीक्रेशन करती हैं। ये कोशिकाएं भी क्या करती हैं, इसके साथ साथ ही और ये भी दो प्रकार की कोशिकाएं बनाती हैं। एक तो इफेक्टर टी सेल या प्रभावी टी कोशिकाएं, या हम ये कह सकते हैं टी प्रभावी कोशिका, ठीक है, बनाएंगे टी प्रभावी कोशिकाएं बनाएंगे, प्लस इसके साथ साथ ये मेमोरी सेल भी बनाती हैं। मेमोरी सेल्स, ठीक है, तो ये दो प्रकार की बनाएंगे। ये जो टी लिम्फोसाइट एक्टिवेट होंगे, एक्टिवेट होकर दो प्रकार की कोशिका बनाएंगे, टी प्रभावी कोशिका और टी मेमोरी सेल्स। मेमोरी सेल्स दोनों ही प्रकार की लिम्फोसाइट बनाती हैं क्योंकि इनसे क्या होगा, सेकेंडरी रेस्पॉन्स होता है वो काफ़ी तीव्र होता है, और फर्स्ट जो रेस्पॉन्स है उसकी याददाश्त उनके अंतर्गत होती है, अर्थात जो प्रथम जो एंटीजन के साथ जो युद्ध हुआ है उसकी एज ए मेमोरी के रूप में ये रहता है। और ये जो लिम्फोकाइंस इनसे सीक्रेट हुआ है ये क्या करता है कि जो फैगोसाइट मैक्रोफेज कोशिकाएं होती हैं उन्हें फैगोसाइटोसिस के लिए प्रेरित करता है, और ये फैगोसाइटिस के प्रोसेस के द्वारा इस एंटीजन को नष्ट कर देता है। तो एक तो ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड सेकंड है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए विशेष प्रकार की कोशिकाएं जिन्हें हम बी कोशिकाएं कहते हैं वो जिम्मेदार होती हैं, और वो बी कोशिकाएं क्या करती हैं कि बी इफेक्टर सेल या बी प्रभावी सेल और बी प्लाज्मा, बी प्रभावी कोशिका व बी मेमोरी सेल्स में डिफरेंशिएट हो जाती हैं। बी इफेक्टर सेल या बी प्रभावी कोशिकाएं एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं जो एंटीजन से बाइंड करके और उनसे रिएक्ट करती हैं और उन्हें नष्ट कर देती हैं, और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में सेल सीधे काम करेगी और यहाँ क्या करेगी, ये जो एंटीजन है एंटीजन से बाइंड करेगी उसके बाद ये एक्टिवेट होगी। ये भी दो प्रकार की कोशिका बनाएगी, प्रभावी टी कोशिका व मेमोरी टी सेल्स बनाएगी, मेमोरी इसमें भी बनेगी, और ये क्या करेंगे, जो
इफेक्टर कोशिकाएं होती हैं वो लिम्फोकाइंस वगैरह का सीक्रेट कर देंगी, और ये क्या करेगा कि जो मैक्रोफेज कोशिकाएं हैं उन्हें एक्टिवेट कर देंगे। मैक्रोफेज कोशिकाएं एक्टिवेट होते ही फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी और वो एंटीजन को नष्ट कर देती है। नाउ हम बात करते हैं ऑर्गन ऑफ इम्यून सिस्टम। प्रतिरक्षा के अंग। मॉर्फोलॉजिकली एंड फंक्शनली डाइवर्स ऑर्गन्स एंड टिश्यू आर इंक्लूडेड इन इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम के अंतर्गत आकार के रूप से एवं कार्य के रूप से विभिन्न प्रकार के अंग सम्मिलित हैं। कार्य के आधार पर इन्हें हम दो भागों में बांटते हैं। फंक्शनली जो इम्यून सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं उन्हें हम दो भागों में बांटते हैं। मोस्टली क्या है जो इम्यून सिस्टम में वो लिम्फॉइड ऑर्गन्स, लिम्फॉइड टिश्यू एंड लिम्फॉइड सेल ही सम्मिलित हैं। इन्हें हम फंक्शनली दो भागों में बांटते हैं। एक है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स और सेकंड है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। फर्स्ट हम बात करते हैं प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स की। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स भी अंग होते हैं जहाँ की लिम्फोसाइट का मैचुरेशन होता है या यहाँ पे इनका परिपक्वन होता है, और यहीं पे क्या होता है कि इनका ओरिजिन जिसे हम कहें या इसे हम इसकी उत्पत्ति कहें, तो यहाँ क्या होता है कि इनकी उत्पत्ति एवं मैचुरेशन इनका होता है, अर्थात परिपक्वन यहाँ पे होता है। फर्स्ट है इसमें बोन मैरो। बोन मैरो या जिसे अस्थि मज्जा के नाम से जानते हैं। यहाँ क्या होता है जो सभी प्रकार की जो लिम्फोसाइट होती हैं उनका यहाँ पे ओरिजिन होता है या उत्पादन होता है, प्रोडक्शन यहाँ पे होता है, और इसके साथ साथ यहाँ सभी प्रकार की जो ब्लड सेल्स होती हैं उनका भी उत्पादन होता है। तो आपने पढ़ा भी होगा कि जो लाल अस्थि मज्जा होती है या जो रेड बोन मैरो होती है, ये क्या है कि जो अपनी शरीर की जो लंबी अस्थियाँ होती हैं उनके सिरों पे ये पाई जाती है। सिरों पे रेड बोन मैरो पाई जाती है, तथा मध्य में अस्थियों की बात करते हैं तो येलो मैरो पाई जाती है, येलो जिसे हम पीत मज्जा भी ये नाम से जानते हैं। तो जो बोन मैरो है यहीं पे क्या होगा कि सभी प्रकार के लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है। इसके साथ साथ यहाँ सभी प्रकार के ब्लड सेल्स का भी उत्पादन होता है। इसके साथ साथ यहाँ पे बी लिम्फोसाइट है उसका परिपक्वन होता है या मैचुरेशन होता है, एंड बी लिम्फोसाइट का यहाँ प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन भी होता है, अर्थात वो प्रभावी कोशिकाओं में भी विकसित हो जाती है। सेकंड आता है इसमें थाइमस। थाइमस है ये हार्ट के ऊपर की ओर स्थित होती है, सिचुएटेड ओवर द हार्ट। जो हार्ट है, हार्ट के ये ऊपर स्थित होती है, फ्लैट होती है, चपटी होती है और बाइलोब्ड होती है, अर्थात द्विपालित होता है। तो थाइमस एक फ्लैट बाइलोब्ड ऑर्गन्स है जो कि हार्ट के ऊपर या हृदय के ऊपर स्थित होता है। यहाँ पे टी लिम्फोसाइट का डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन होता है। अब यहाँ खास क्या है कि जो बोन मैरो है, बोन मैरो में तो बी सेल और बी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन होता है या परिपक्वन होता है, और जो थाइमस है, थाइमस जिसको ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं हम, थाइमस ग्लैंड के नाम से, यहाँ पे टी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन होता है। तो ये दोनों के दोनों हैं, ये प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं जहाँ की और लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन होता है। इसके साथ साथ ब्लड सेल का भी प्रोडक्शन होता है। थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस ये है कि जो बोन मैरो में बी लिम्फोसाइट का उत्पादन होता है, इसके साथ साथ इसका मैचुरेशन भी होता है। उत्पादन तो टी लिम्फोसाइट का बोन मैरो के अंतर्गत ही होता है, या ओरिजिन ही जो टी लिम्फोसाइट जो ओरिजिन होता है वो बोन मैरो के अंतर्गत ही होता है, बट इसका जो मैचुरेशन होता है फर्दर वो थाइमस के अंतर्गत होता है। इसके अलावा यदि हम बर्ड्स की बात करते हैं इसी के अंदर बोन मैरो में, बर्ड्स में
बर्ड्स में जो बी लिम्फोसाइट का जो मैचुरेशन होता है वो लाल अस्थि मज्जा में या बोन मैरो के अंतर्गत नहीं होता। यहाँ एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है जिसे हम बर्सी या बर्सा ऑफ फैब्रिसियस के नाम से जानते हैं, जिसे हम बर्सा ऑफ फैब्रिसियस के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत बी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन होता है। तो यहाँ आपको ये कंफर्म कर दें कि केवल जो ह्यूमंस है उसी में क्या होगा कि जो बी लिम्फोसाइट है उसका मैचुरेशन बोन मैरो के अंतर्गत होता है। अन्य में जैसे हम यदि बर्ड्स की बात करते हैं तो किसी डिफरेंट ऑर्गन्स में भी बी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन हो सकता है, जैसे बर्ड्स में बर्सा ऑफ फैब्रिसियस में और बी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन होता है ना। हम बात करते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स की। तो ये वे ऑर्गन्स होते हैं जहाँ की लिम्फोसाइट एंटीजन से इंटरेक्ट करता है। बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे क्या होगा कि जो लिम्फोसाइट है वो इंटरेक्ट करेगा विद एंटीजन से, अर्थात यहाँ पे युद्ध करेगा, ये एंटीजन से मुकाबला करेगा। इन्हें हम ये कह सकते हैं कि ये रणस्थल हों, युद्ध के क्षेत्र हों जहाँ की एंटीजन पे आक्रमण किया जाएगा। तो ये होते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, यहाँ की लिम्फोसाइट इंटरेक्ट करेगा एंटीजन से, वहाँ पे लिम्फोसाइट का और अदर जो सेल्स हैं उनका प्रोडक्शन हो रहा है या उनका मैचुरेशन होता है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में। यहाँ इंट्रैक्शन होगा इनसे। जैसे हम ये मानते हैं कि जैसे कोई भी जवान वगैरह होते हैं, ट्रेनिंग किसी और जगह दी जाती है और युद्ध किसी दूसरे स्थान पर लड़ा जाता है। तो ऐसे ही है, जहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है वो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स कहलाए, और जहाँ बैटल फील्ड है या जो युद्ध क्षेत्र है वो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे लिम्फोसाइट होंगे, वो क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे एंटीजन से। और इसमें विशेष रूप से दो महत्वपूर्ण ऑर्गन से सम्मिलित हैं, और ये हैं, एक तो स्प्लीन है एंड सेकंड है लिम्फ नोड। स्प्लीन या जिसे हम प्लीहा के नाम से भी जानते हैं, ये लेफ़्ट एब्डोमिनल कैविटी में स्थित होती है। जो लेफ़्ट साइड में अपनी जो एब्डोमिनल कैविटी होती है, देह हुआ होती है, उसमें ये स्थित होती है। और ये क्या करती है, ब्लड के फिल्टरिंग का काम करती है, अर्थात ब्लड को शुद्ध रखने का काम करती है, और ब्लड में आए हुए एंटीजन को पकड़ के और उन्हें नष्ट करने का काम करती है। इसके अंतर्गत इसमें लिम्फोसाइट कोशिकाएं, फैगोसाइट कोशिकाएं व आरबीसी पाई जाती हैं। और ये कोशिकाएं क्या करती हैं, जैसे लिम्फोसाइट और फैगोसाइट कोशिकाएं हैं, ये ब्लड में आए हुए एंटीजन से लड़के और उन्हें नष्ट करने का काम करती हैं और ब्लड फिल्टरिंग का काम करते हैं। ब्लड फिल्टरिंग मतलब ब्लड को शुद्ध करना। शुद्ध करने का मतलब यही है कि उसमें जो भी एंटीजन शरीर में आ गए हैं उन्हें नष्ट कर देना, जिससे कि वो एंटीजन उसमें ना रहे और वो शुद्ध हो जाए। सेकंड है इसमें लिम्फ नोड। ये क्या करता है, ट्रैपिंग एंटीजन फ्रॉम लोकल टिश्यू। अब यहाँ पे ये गौर करने वाली बात है कि स्प्लीन क्या काम करता है, कि जो ब्लड के फिल्टर का काम करता है, अर्थात ब्लड में आए हुए एंटीजन को नष्ट करने का काम करता है, जो स्प्लीन के अंतर्गत जो भी सेल्स पाई जाती हैं। जबकि लिम्फ नोड में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, जैसे लिम्फोसाइट है या मैक्रोफेजेस कोशिकाएं हैं या डेंड्रिटिक सेल्स हैं, ये क्या करती हैं कि जो लोकल टिश्यू में आए हुए जो एंटीजन होती हैं उन्हें ट्रैप करती हैं और उन्हें नष्ट कर देती हैं। इसके अलावा भी कुछ अन्य सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं जिन्हें हम सम्मिलित रूप से MALT के नाम से जानते हैं। MALT या जिसे हम कहते हैं म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ये कुल लिम्फोइड टिश्यू का लगभग 50% होते हैं MALT, और जिसे हम बोलते हैं म्यूकोसल
म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ये म्यूकस से संबंधित होते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं जैसे श्वसन पथ है अपना, जठरांत्र पथ है और जनन मूत्र पथ है। इसको आश्रित करने वाला जो म्यूकोसल लेयर है वो सभी इसके अंतर्गत आता है। इसमें कुछ विशेष नाम है जैसे पेयर के पैचेज जो कि आंत्र इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। टॉन्सिल है, ये विशेष प्रकार की गांठें होती हैं। और इसके अलावा जो अपेंडिक्स है वो भी इसी के अंतर्गत सम्मिलित होता है। तो ये सभी हैं ऑर्गन ऑफ इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम के अंग। तो जो इम्यून सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं ये दो प्रकार के बताए हमने आपको, एक तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में हमने आपको बताया था बोन मैरो एंड थाइमस, और सेकेंडरी लिम्फोइड जो ऑर्गन्स हैं उसमें आता है स्प्लीन एंड लिम्फ नोड्स। इसके अलावा जो MALT है वो इसके अंतर्गत आते हैं। और ये सभी जो अंग हैं लिम्फोइड ऑर्गन्स, या हम ये कहेंगे जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी ऑर्गन्स, ये सभी मिलके शरीर का इम्यून सिस्टम बनाते हैं। इसमें भिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो प्रतिरक्षा का कार्य करती हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा।